नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था वो था हमारा दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। और इसी गुलाम वंश में हम पीछे कंप्लीट कर चुके थे दो शासक, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे इल्तुतमिश। दोनों ही इम्पोर्टेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आधुनिक मध्यकालीन भारत के ये महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 तक का शासनकाल पढ़ा और उसके बाद हमने इल्तुतमिश का शासनकाल पढ़ा 1210 से 1236 तक। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करते हुए हम अगर बात करें, हम इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, देखिए इल्तुतमिश जो था उसके दो बेटे थे और एक बेटी थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं इल्तुतमिश के दो बेटे थे। पहला जो बेटा था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह अगला शासक बना, अगला शासक बनकर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन ये था, पुत्र था किसका? इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह, ये दो पुत्र थे और एक पुत्री थी और एक पुत्री थी रजिया। एक पुत्री थी जिसे आप इतिहास में अच्छी तरह से जानते हैं रजिया के नाम से, और ये थी डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। भाई कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है प्यारे बच्चों कि 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश के दोनों बेटों में सबसे योग्य थी उसकी पुत्री, जिसे हमने कहा रजिया सुल्तान। भाई ये जो रजिया थी जब ये अपने आप को मानती थी रुकनुद्दीन से ज़्यादा योग्य, अच्छी प्रशासिका, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्धों में अपने पिता की भागीदारी की थी, अपने पिता को हेल्प की थी, तो इसलिए रजिया जो है वो ज़्यादा योग्य थी। और इल्तुतमिश भी चाहता था कि उसकी पुत्री ही शासक बने, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसके जो दल चालीसा के सदस्य थे उनकी मदद से रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इल्तुतमिश ने न्याय की एक प्रणाली, एक प्रथा स्थापित की थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसे न्याय चाहिए वो लाल कपड़े पहनकर दरबार में आ सकता है। तो सेम यही जो प्रथा थी इसको फॉलो किया रजिया ने। रजिया ने लाल वस्त्र धारण किए और दिल्ली की जनता के बीच में पहुंच गई। भाई दिल्ली की जनता के बीच में पहुंच के गुहार लगाई कि देखिए मैं जो हूँ वो ज़्यादा अच्छी प्रशासिका हूँ, ज़्यादा अच्छी शासक हूँ और मैंने अपने पिता को हर जगह मदद की है, इसलिए दिल्ली की गद्दी या दिल्ली सल्तनत की गद्दी की असली जो हकदार हूँ वो मैं हूँ। और रजिया सुल्तान का साथ दिया किसने? रजिया सुल्तान का साथ दिया दिल्ली की जनता ने और ये गद्दी पर बैठ गई। यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो गद्दी पर बैठा 1236 में, लेकिन उसे जल्दी ही निष्कासित कर दिया गया और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी कौन? रजिया सुल्तान। तो दोनों बच्चों में ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसे क्या कर दिया गया? इसे रजिया ने दिल्ली की जनता की मदद से सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। ठीक है जी।
भाई दिल्ली की जनता की मदद से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसने गद्दी से हटा दिया और हटाने के बाद ये खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जा बैठी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठकर अगली जो शासिका बनी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। तो हम पढ़ेंगे अगली शासिका जिसे हमने भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका का नाम दिया है 1200 रजिया सुल्तान। भाई सुल्तान की उपाधि ली और नाम था रजिया, इसलिए ये बन गई रजिया सुल्तान। इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक। वो गाना तो आपने सुना ही होगा ना, रजिया फंस गई गुंडों में। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे रजिया गुंडों में फंस गई थी। तो प्यारे बच्चों, रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236-1240 मैंने आपको बताया कि अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसने गद्दी से हटाया, निष्कासित कर दिया और खुद जाकर बैठ गई गद्दी पर। और इसे कहा गया है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। भाई भारत की पहली मुस्लिम शासिका बन गई कौन? रजिया। भाई अच्छी तरह से जानते हैं मुस्लिमों में या इस्लाम धर्म में औरतों को शासन करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत में ये पहली बार घटित हुआ कि किसी शासक की पुत्री गद्दी पर बैठी और शासक बनी। लेकिन इस चीज़ से मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो जल उठे। बहुत सारे जो दल चालीसा के सदस्य थे या दरबार के जो सदस्य थे वो सब इस बात को गवारा नहीं करते थे कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे। भाई इस वजह से भी दिल्ली की इस गद्दी पर रजिया का जो कार्यकाल है वो कम रहा, क्योंकि उसके सपोर्टर नहीं थे, उसको सपोर्ट करने वाले लोग कम थे। भाई कहानी कुछ इस तरह से बढ़ी कि इसके दो लोगों के नाम महत्वपूर्ण है। एक का नाम था एतगीन और एक का नाम था अल्तुनिया। भाई ये जो एतगीन था ये था बदायूं का इक्तेदार। ये एतगीन जो था ये था बदायूं का इक्तेदार। मैंने आपको बताया था कि इक्तेदारी की जो प्रणाली है वो किसने शुरू की थी? इक्ता प्रणाली। वो प्रणाली शुरू की थी इल्तुतमिश ने। बदायूं का जो इक्तेदार था वो कौन था? एतगीन। और पंजाब का जो इक्तेदार था वो था अल्तुनिया। लेकिन इनसे अलग रजिया ने एक गुलाम था उसका, रजिया का एक गुलाम था रजिया का एक गुलाम था भाई, जिसका नाम था याकूत खान। रजिया का गुलाम याकूत खान। और ये जो याकूत खान था ये अबसीनियाई हबसी था। अबसीनियाई हबसी था। ये अबसीनियाई हबसी था, यानी अफ्रीका से था। और ये इसका गुलाम था और रजिया इसे पसंद करती थी। और इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये रजिया के और इसके अवैध संबंध थे। ठीक है। रजिया ने याकूत खान को एक उपाधि दी। रजिया ने याकूत खान को एक उपाधि दी। रजिया ने अपने इस गुलाम को आमीर आखूर की उपाधि दी। आमीर ए आखूर। आमीर आखूर का मतलब होता है भाई शाही अस्तबल का प्रधान। जो रॉयल अस्तबल थी
शाही अस्तबल, अस्तबल जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, शाही अस्तबल का प्रधान नियुक्त कर दिया। ठीक है भाई, ये जो याकूत खान था ये क्या करता था, ये घोड़ों की सेवा किया करता था, अस्तबल का ही एक कर्मचारी था। लेकिन जब से इसकी रजिया के साथ कनेक्टिविटी हुई, रजिया के साथ ये मिला, तो रजिया ने ही इसको एक उपाधि दे दी आमीर आखूर की। और आमीर आखूर का अर्थ होता है शाही अस्तबल का प्रधान। भाई शाही अस्तबल का प्रधान बना दिया। अब लोग जो बोलते थे वो बोलने वालों क्या और मौका मिल गया कि भाई याकूत खान के और रजिया के अवैध संबंध है, और इन अवैध संबंधों की वजह से ही रजिया ने इसको ये उपाधि दी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम कहानी पे वापस आते हैं कि दो इक्तेदार थे। कौन कौन? ऐतगीन बदायूं का इक्तेदार था और अल्तूनिया पंजाब का इक्तेदार था। अब ये जो खबर है, याकूत खान की खबर पहुंची किसके पास? अल्तूनिया के पास। भाई कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि जो अल्तूनिया था ये बचपन से ही रजिया से प्रेम करता था, और जब इसे पता चला कि एक अबसीनियाई हबसी के साथ रजिया के अवैध संबंध है तो ये बहुत क्रोधित हुआ। और ना सिर्फ क्रोधित हुआ बल्कि इसने दिल्ली सल्तनत से बगावत कर दी और पंजाब में एक विद्रोह कर दिया। अल्तूनिया ने पंजाब में एक विद्रोह कर दिया। अच्छी तरह से अल्तूनिया ने पंजाब के भटिंडा विद्रोह कर दिया। भाई इस विद्रोह को दबाने के लिए यहां से दिल्ली से कौन चली? रजिया सुल्तान। किसके साथ? याकूत खान के साथ पंजाब के इस विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ी। जब ये पंजाब पहुंची तो भटिंडा के पास इनकी भिड़ंत हुई, और इस भिड़ंत में अल्तूनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी। और रजिया को बंदी बना लिया। भाई ठीक है जी। भाई याकूत खान के साथ रजिया सुल्तान पहुंच गए कहां पर? भटिंडा पंजाब में। और यहां पर एक युद्ध हुआ, इस युद्ध में याकूत खान की हत्या कर दी। किसने? अल्तूनिया ने। और रजिया को उसने बंदी बना लिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि प्यार बड़ा अंधा होता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्यार अंधा होता है। और इसी अंधेपन में अल्तूनिया रजिया से मिलने के लिए गया कैद खाने में, तो रजिया ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि देखो तुम बचपन से मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, और आज मौका भी है, ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, और शादी करने के बाद हम दोनों ही दिल्ली की गद्दी पर राज करेंगे। ठीक है, अल्तूनिया को बात समझ में आ गई। भाई प्यार में अंधा था, रजिया से शादी कर ली, और शादी करके दोनों निकल पड़े कहाँ? दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए। अब ये दोनों जो जन पहुंचे कहाँ पर? दिल्ली। लेकिन पीछे से अब दिल्ली में क्या घटना घटी कि दिल्ली सल्तनत में जो इसी का छोटा भाई, जो मैंने आपको बताया, दो बेटे थे, एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह और एक था बैराम शाह। भाई बैराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठ गया। बैराम शाह गद्दी पर बैठ गया किसकी मदद से? दल चालीसा की मदद से। अब आप अच्छी तरह से जान जाइए, इल्तुतमिश ने एक दल चालीसा का संगठन तैयार किया था, और ये जो संगठन था ये शासक के प्रति वफादार थे। चूंकि रजिया से जलते थे, अब रजिया गई हुई थी पंजाब में, तो पीछे से उन्हीं सरदारों ने किसको बिठा दिया? बैराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और बैराम शाह ने को जब पता चला कि भाई याकूत खान की तो हत्या कर दी अल्तूनिया ने, अब अल्तूनिया और रजिया, कौन कौन? अल्तूनिया और रजिया कहाँ चल पड़े? रजिया दिल्ली के लिए चल पड़े।
इधर बहराम शाह ने क्या किया, बहराम शाह ने दल चालीसा को आदेश दिया कि जाओ, बहराम शाह ने दल चालीसा को आदेश दिया अल्तुनिया और रजिया को दिल्ली पहुंचने से पहले हत्या कर दी जाए। मैं ये आदेश दे दिया। आदेश दिया। तो प्यारे बच्चों, कहानी क्या है? कहानी ये है कि अल्तुनिया जो है वो रजिया के साथ मिलकर वापस दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के लिए चल पड़ा पंजाब से, और जब वो पंजाब से पहुंचा तो यहाँ बहराम शाह ने दल चालीसा को उनकी हत्या करने के लिए भेज दिया। और हुआ क्या कि रात को जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने, जब रात हो गई तो कैथल के समीप, हरियाणा में कैथल एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही उन्होंने अपना डेरा लगा लिया आराम करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि रात को सोते वक्त ही उन पर दल चालीसा के सदस्यों ने हमला कर दिया और दोनों की हत्या कर दी। इस तरह से ये जो दल चालीसा के सदस्य थे, इन्हीं के बीच में कौन फंस गई? रजिया फंस गई। और इसलिए कहा गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो दल चालीसा के सदस्यों ने 1240 में कैथल के समीप किसकी हत्या कर दी? रजिया की हत्या कर दी। दल चालीसा के सदस्यों ने कैथल हरियाणा में के समीप रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। भाई एटलीस्ट क्या हुआ कि रजिया का शासनकाल भी समाप्त हुआ, रजिया समाप्त हो गई, क्योंकि दल चालीसा के सदस्यों ने क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी 1240 में। कहाँ पर? 1240 ईस्वी में कैथल के समीप, यानी कि हरियाणा कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? रजिया का मकबरा भी कहाँ पर है? रजिया का मकबरा कैथल हरियाणा। भाई बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए रजिया का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? कैथल के समीप या कैथल में है। भाई इसके बाद अगला जो शासक है वो बहराम शाह, वो गद्दी पर तो बैठ ही गया था और उसे पता था अगर रजिया और अल्तुनिया दोनों पहुंच गए कहाँ पर? दिल्ली, तो बहराम शाह को भी गद्दी से हटा देंगे। लेकिन इससे पहले उसने चाल चली, और ना सिर्फ चाल चली बल्कि अपनी चाल में कामयाब हुआ और उसने रजिया और अल्तुनिया की हत्या रास्ते में ही करवा दी दिल्ली पहुंचने से पहले। इस तरह से 1236 से 1240 मात्र 4 साल का शासन रहा किसका? रजिया का। रजिया भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी और इसी ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से गुहार लगाई थी कि उसे शासन मिलना चाहिए, और ना सिर्फ शासन मिला बल्कि उसने शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा
पुरुष वस्त्र धारण करके ही राज दरबार में आया करती थी। वो पुरुषों की तरह ही चोगा डाला करती थी, लेकिन इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते थे कौन, दल चालीसा के सदस्य या दरबार के सदस्य जलते थे, और किसी भी औरत को या किसी भी महिला को वो शासन या गद्दी पर नहीं देखना चाहते थे। ये वजह रही जिसकी वजह से दिल्ली में रजिया को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ना सिर्फ सामना करना पड़ा बल्कि उसकी हत्या भी इसी कारण से कर दी गई। तो यहाँ से हम दिल्ली सल्तनत की एक और शासिका जिसे हमने रजिया के नाम से जाना उसे कंप्लीट करते हैं। अगला जो शासक होगा हमारा बहराम शाह। इसके बाद जो शासक है एक बार आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बात आपको समझ आई होगी कि जो अगली शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। कहानी बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई जा रही है ताकि याद करने में आसानी हो और हम उसके बारे में अच्छे से कवर कर सकें। चलिए अगला शासक। तो प्यारे बच्चों, अगला शासक बहराम शाह, जिसका बहुत ही छोटा सा कार्यकाल रहा 1240 से 1242। बारह सौ 40 से 1242 मात्र 2 साल वो शासन किया उसने, लेकिन चूंकि वो योग्य शासक नहीं था तो जल्द ही उसे अपदस्थ किया गया और दिल्ली सल्तनत का आखिरी और मजबूत शासक, जिसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें प्रचलित हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं किसको, बहराम शाह को। भाई अगला शासक बहराम शाह, भाई अच्छी तरह से जानते हैं आप सभी, बहराम शाह जो था वो इल्तुतमिश का ही दूसरा बेटा था। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह। भाई कहानी हमें अच्छी तरह से पता है कि बहराम शाह ने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले बहराम शाह ने एक न्यू पोस्ट क्रिएट की, एक नया पद बनाया इसने, न्यू पोस्ट, नया पद बनाया जिसे कहा गया है नायब मुमलकात, नायब ए मुमलकात। एक पोस्ट क्रिएट की इसने, नायब ए मुमलकात, और इस पोस्ट पर जो आया ये पद दिया किसको, ऐतगीन को। और ऐतगीन हमने भी पढ़ा कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का इख्तियार था, बदायूं का इख्तियार। भाई इसने भरोसा जताया किस पर, ऐतगीन पर। भाई ऐतगीन को अपने संरक्षण में लिया, ऐतगीन को अपना वफादार रखा और उसे एक नायब मुमलकात की उपाधि दी। भाई अभी तक हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने एक बार एंट्री की थी इंडिया में, भारत में एक बार एंट्री की थी और वो सिंध से वापस चला गया था, कोई आक्रमण नहीं हुआ था। लेकिन बहराम शाह के शासनकाल में पहली बार, प्रथम मंगोल आक्रमण, भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण, भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, बहराम शाह के शासनकाल में हुआ, ठीक है। भाई ये था इसका शासनकाल, और इसके बाद इसका ही बेटा बैठा कौन, मसूद शाह। अगला जो शासक बना वो बना मसूद शाह, सन ऑफ श्री बहराम शाह, ठीक है जी। भाई अगला शासक बना मसूद शाह। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि इल्तुतमिश की जो पीढ़ी थी, उत्तराधिकारी थे, वो कमज़ोर होते चले गए, और अगला शासक बना कौन,
मसूद शाह। और ये जो आक्रमण किया था ये किया था तेर बहादुर ने भाई, तेर बहादुर मंगोल था कोई, तेर बहादुर ने ही ये आक्रमण किया था और इसने लाहौर को नष्ट कर दिया था, लाहौर को नष्ट कर दिया था। भाई लाहौर को नष्ट कर दिया था तेर बहादुर ने, मंगोल आक्रमण। अगला शासक बना मसूद शाह जो बहराम शाह का ही पुत्र था और इसका शासनकाल रहा 1242 से 1246। इसके बाद अंतिम शासक हुआ नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, और ये था जो नसीरुद्दीन महमूद था अगला शासक बना 1246 से 66 ईस्वी तक, 1246 से 1266 ईस्वी तक। भाई इसने इस जो नसीरुद्दीन महमूद था इसका एक वफादार कौन बना, दल चालीसा का ही सदस्य था जिसे हमने कहा इसका वजीर था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका वजीर था और इसी ने बलबन को उपाधि दी किस चीज की, उलूग खान की। और उलूग खान से तात्पर्य है विश्व का खान। भाई इस तरह से दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासनकाल समाप्त होता है। इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे। पहला बहराम शाह, उसके बाद सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको अपदस्थ करके रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद आया कौन, बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद कौन आया, मसूद शाह। और इसी गुलाम वंश में अगला शासक था कौन, नसीरुद्दीन महमूद। और इसी नसीरुद्दीन महमूद का वजीर था गयासुद्दीन बलबन। और ये तब तक रहा जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो इसकी मृत्यु के पश्चात अगला जो शासक आया दिल्ली सल्तनत में वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और उसी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि बताइए उलूग खान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, बलबन ने। भाई अगर जिले इलाही की बात करें तो जिले इलाही की उपाधि धारण की गयासुद्दीन बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा एवं पायबोश की जो प्रथाएं दरबार में चलाई वो किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। तो दिल्ली सल्तनत से या हम कहें मध्यकालीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गयासुद्दीन बलबन से पूछे जाते हैं। तो अगला जो शासक हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में प्यारे बच्चों वो क्या होगा, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन से ही समाप्त होगा गुलाम वंश। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतार सकते हैं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। भाई आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि लिखने में और मतलब कम टॉपिक जो है, टॉपिक में कंटेंट में बहुत ज़्यादा कहानियाँ और बहुत ज़्यादा पूरा बोर्ड नहीं भरवा रहा हूँ। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हम याद करेंगे, लिखेंगे। बार बार आप वीडियो चला के देखिए, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ना सिर्फ समझ आएंगी बल्कि धीरे धीरे आपको ये दिमाग में बिल्कुल सेट होनी शुरू हो जाएंगी और आप हिस्ट्री को बड़े अच्छे से यहाँ पर टैकल कर पाएंगे। तो अगला शासक गुलाम वंश का गयासुद्दीन बलबन। तो प्यारे बच्चों, गयासुद्दीन बलबन किसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका वजीर था, तो वो वजीर था नसीरुद्दीन महमूद का।
भाई उलूग खान की उपाधि किसने दी? नसीरुद्दीन महमूद ने। चलिए पढ़ते हैं गियासुद्दीन बलबन। भाई गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक माना गया। 1266 से 1287 तक जो माना गया वो गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल माना गया। ठीक है भाई, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि इल्तुतमिश ने जब दल चालीसा का गठन किया था तो उस दल चालीसा का ही सदस्य कौन था? बलबन था। सबसे पहला ही यह दल चालीसा का सदस्य था। ठीक है, लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई दल चालीसा का सदस्य जरूर था, लेकिन सबसे पहले अपने शासन को मजबूत करने के लिए, अपने राज्य को, ये अपने खुद के शासन को ये स्थापित करने के लिए इसने दल चालीसा को ही एबोलाइज्ड कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो इसी ने सबसे पहले तो ये दल चालीसा का सदस्य था, स्वयं दल चालीसा का सदस्य था, लेकिन समाप्त भी इसने ही करवाया था। भाई अगर इससे पूछा जाए, भाई जो बलबन है, बलबन इतबरी तुर्क था। भाई ये इतबरी तुर्क था, यानी तुर्क जाति से तो था ही, इतबरी तुर्क था ये। ठीक है, सबसे पहले दल चालीसा का सदस्य था और ये इतबरी तुर्क था। ठीक है भाई, ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि बलबन बड़ा क्रूर शासक था। भाई क्रूर शासक होने की सबसे मेन जो वजह थी कि ये क्रूर शासक क्यों था, क्योंकि इसे बचपन में ही मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि मंगोलियाई लोग या मंगोल आक्रमणकारी बड़े ही दुष्ट हुआ करते थे, बड़े ही क्रूर हुआ करते थे। इन्हीं ने बचपन में ही मंगोलों द्वारा इसे बंदी बना लिया गया था। भाई ये उनकी कैद में रहा और इसीलिए इसके मन पर भी मंगोलों का प्रभाव पड़ा और ये भी क्रूर शासक माना गया। भाई क्रूर शासक इसलिए भी माना गया है क्योंकि जब इस शासन इसके हाथ में आया तो इसे लगा कि भाई अगर मुझे शासन की व्यवस्था को मजबूत रखना है, शासन को अपने हक में रखना है, तो मुझे क्रूर नीतियां अपनानी पड़ेंगी अपने दुश्मनों के प्रति और ऐसे लोगों के प्रति जो उसके खिलाफ थे। भाई फिर क्या हुआ, इसे ख्वाजा जलालुद्दीन द्वारा खरीदा गया। ख्वाजा जलालुद्दीन द्वारा इसे खरीद लिया गया और इसके बाद 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। भैया अब ये इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया और इसे दल चालीसा का सदस्य भी बना दिया। भाई ये गुलाम किसका था? भाई ये गुलाम था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया था। ठीक है, तो ये हमने इसकी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में जाना कि ये दल चालीसा का सदस्य हुआ करता था, एक इतबरी तुर्क था। भाई क्रूर इसलिए था क्योंकि मंगोलों ने बचपन में इसे बंदी बना लिया था। पहली बार इसे खरीदा ख्वाजा जलालुद्दीन ने और 1233 में दिल्ली में इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। भाई अगर हम इसके वास्तविक नाम की बात करें, तो इसका वास्तविक नाम था
इसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। भाई इसके नाम का उल्लेख जो है, इसके नाम का उल्लेख हमें मिलता है, इसके नाम का उल्लेख फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी, फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में नाम का नहीं, फिरदौसी की एक पुस्तक शाहनामा में इसके वंश, इसके अफराशियाब वंश का उल्लेख है। भाई इसका एक्चुअल नाम जो था वो था बहाउद्दीन, और फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा। इस शाहनामा में ही इसके वंश का, यानी अफराशिहाब वंश का था ये, इसके वंश का उल्लेख मिलता है हमें फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में। 1249 में इसने क्या किया, 1249 ईस्वी में ये नसीरुद्दीन महमूद का वजीर था, और इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। भाई इसी नसीरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी। देखिए, 1249 में इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद, जिसका ये वजीर हुआ करता था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस विवाह के बाद ही नसीरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खान की उपाधि दी। ठीक है, बलबन के बारे में पढ़ना है। ग्यासुद्दीन बलबन इसका नाम था, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगर हम इसकी पिछली स्टोरी के बारे में बात करें तो ये दल चालीसा का सदस्य हुआ करता था, खुद एक इतबरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया था। उन्हीं के सानिध्य में रहने की वजह से, उन्हीं के साथ में रहने की वजह से ही ये एक क्रूर शासक माना गया है। अगर हम इसकी शुरुआती ज़िंदगी की बात करें तो इसे ख्वाजा जलालुद्दीन ने सबसे पहले खरीदा, और उसके बाद 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ही इसको खरीद लिया। 1249 में इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया, और नसीरुद्दीन महमूद ने ही इसे क्या किया, एक उलूग खान की उपाधि इसको दी। भाई 1266 में अब शुरू होता है इसका शासनकाल। 1266 में जैसे इसने अपना शासनकाल शुरू किया तो 1266 में गद्दी पर बैठते ही इसने सबसे पहले दल चालीसा का अंत किया। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए दल चालीसा को समाप्त करने वाला शासक कौन सा था? तो ग्यासुद्दीन बलबन स्वयं इसका सदस्य था, लेकिन इसे पता था कि जब तक इन सरदारों की हाँ में हाँ मिला के रखोगे तो आपको शासन करने देंगे। अगर आप इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, या आप इनका मतलब ये जब तक ये आपका फेवर करेंगे
तो आप शासन पर रहेंगे, सिंहासन पर रहेंगे। अगर आप इनके खिलाफ हुए तो ये आपको गद्दी से हटा देंगे साजिश करके। तो सबसे पहले इसने यही काम किया कि दल चालीसा के सदस्यों को एक मिशन पर भेज दिया और कहा कि जाइए एक मिशन को कंप्लीट करके आइए। वो 40 के 40 सरदार जब पहुँचे तो उनके पीछे इसने अपनी सेना भेज दी और सेना भेजकर उन्हें आदेश दिया कि जहाँ भी दल चालीसा मिले उसको पूरी तरह से समाप्त कर दें, कोई भी सरदार जिंदा बचकर आना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसने 1266 में गद्दी पर बैठते सबसे पहले दल चालीसा का ही अंत कर दिया, जिसे हम जानते हैं तुर्कान चहलगानी के नाम से या द 40 के नाम से। तो बलबन ने सबसे पहले ही अपने दुश्मनों को या मतलब उन दुश्मनों को जो इसको शासन करने में बाधित कर सकते थे या किसी प्रकार का संकट खड़ा कर सकते थे, उन्हीं को इसने समाप्त करवा दिया। भाई अपने विरोधियों का अंत करने के लिए इसने अपने विरोधियों का अंत करने के लिए इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, किस शासक ने अपनाई? तो वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने विरोधियों का अंत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अगर मैं बात करूं विश्व की, तो जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करते हुए, जर्मनी का यूनिफिकेशन करते हुए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का बिस्मार्क कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का जो बिस्मार्क था, क्योंकि यूनिफिकेशन का काम, भारत के यूनिफिकेशन का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन या जर्मनी का एकीकरण करने का कार्य किसने किया? बिस्मार्क ने किया। तो दोनों ने ही, बिस्मार्क ने जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन ने अपने विरोधियों का अंत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। भाई क्वेश्चन बनता है कि बताइए सिजदा एवं पायबोस की प्रथा किसने चलाई? तो बलबन द्वारा सिजदा एवं पायबोस की प्रथा चलाई। भाई अच्छे से हम समझेंगे सिजदा एवं पायबोस क्या होता है। देखिए आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने मुगलिया सल्तनत में भी देखा होगा। तो क्या होता था कि दरबार में जब कोई भी व्यक्ति आता था शासक के सामने, तो वो कमर तक झुककर ही सलाम किया करता था। कमर तक झुककर ही उसे सलाम करना होता था। इसे कहा गया है सिजदा। और जमीन पर दंडवत लेटकर, पेट के बल लेटकर बादशाह के या सुल्तान के पैरों को चूमना ही पायबोस कहलाया। तो ये वो प्रथा थी जिससे ये पता चलता था कि दरबार में शासक के अलावा कोई भी व्यक्ति उसके बराबर नहीं है। केवल शासक ही सबसे ऊंचा है, शासक ही सबसे सर्वोपरि है, सुपीरियर है। बाकी सभी सिजदा एवं पायबोस किया करते थे और शासक को खुदा का प्रतिनिधि माना करते थे। तो ये दर्शाता है सिजदा और पायबोस में कि सिजदा लोग किया करते थे। देखिए सिजदा किसके उसमें किया जाता है? सिजदा खुदा के दरबार में किया जाता है या भगवान के दरबार में सिजदा किया जा सकता है, और पायबोस भी भगवान के पांव चूमे जा सकते हैं। तो शासक अपने आप को खुदा समझता था, इसलिए ये जो है प्रथाएं जो है वो बलबन ने अपने दरबार में चलाई, सिजदा एवं पायबोस। इसके साथ ही बलबन ने ईरानी त्योहार
मनाना आरंभ किया। भाई एक त्योहार होता है नवरोज, जिसे ईरानी नववर्ष, ईरानी नववर्ष, इसे ईरानी नववर्ष कहते हैं। और ये कब शुरू होता है भाई? ये जो ईरानी नववर्ष है वो शुरू होता है 21 मार्च से। कब से? 21 मार्च से। 21 मार्च से ही नव वर्ष शुरू होता है। यही त्योहार मनाया जाता है। नवरोज मनाना शुरू किया किसने? बलबन ने अपने शासनकाल में नवरोज। देखिए दो चीजें, सिजदा एवं पायपोश की प्रथा चलाई, ठीक है, नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। इसके साथ ही उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अब बात आती है उसकी कुछ उपाधियों की, कौन कौन से टाइटल उसने धारण किए। अगर हम टाइटल्स की बात करें, एक बार आप इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। उपाधियों की बात करते हैं जिसके कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम उपाधि की बात करें तो बलबन ने सबसे पहले अपने आप को क्या कहा है? खुदा का प्रतिनिधि। खुदा का प्रतिनिधि, उसने अपने आप को क्या कहा? खुदा का प्रतिनिधि, ठीक है जी। इसके बाद एक उपाधि तो इसने ये ली, खुदा का प्रतिनिधि, और खुदा के प्रतिनिधि एक टाइटल इसने लिया, नियाबते खुदाई। नियाबते एक खुदाई, नियाबते खुदाई इसने एक और उपाधि धारण की, ठीक है जी। इसने अपने आप को कहा अल्लाह की परछाई। इसने अपने आप को कहा शैडो ऑफ गॉड या अल्लाह की परछाई। और अल्लाह की परछाई को ही क्या कहा गया है? जिल्ले इलाही। इलाही भाई देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर को भी जिल्ले इलाही कहा गया है, लेकिन अकबर बाद में। सबसे पहले जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की? बलबन ने धारण की। जिल्ले इलाही की उपाधि प्रथम। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए सबसे पहले जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किसने की? तो दिमाग में एकदम से सीधा सीधा पहुंच जाता अकबर, कि अकबर ने ली होगी, लेकिन नहीं, गियासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले अपने आप को ये उपाधि दी, अल्लाह की परछाई, जिसे हमने कहा जिल्ले इलाही। भाई बलबन जो था क्रूर शासक था, और क्रूर शासक होने के नाते वो अपने आप को सर्वोपरि भी साबित किया उसने। और ना सिर्फ साबित किया बल्कि उसने शासन प्रशासन में भी कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए, ठीक है, जिसकी वजह से इतिहास में वो दर्ज है। और ना सिर्फ दर्ज है बल्कि काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बलबन से। तो गियासुद्दीन बलबन ने अब कई डिपार्टमेंट या कई विभागों की स्थापना की, उसे हम पढ़ते हैं। अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसने अपने वित्त विभाग को नाम दिया वित्त विभाग। भाई वित्त विभाग जो है वो बनाया किसने? उसे कहा दीवाने विजारत। वित्त विभाग को कहा दीवाने विजारत। वित्त विभाग को कहा दीवाने विजारत। आर्मी डिपार्टमेंट को उसने कहा दीवाने आरिज, जिसे हमने सैन्य विभाग को कहा दीवाने आरिज। भाई दो डिपार्टमेंट को उसने नाम दिया, वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा जाता था उसके समय में, और सैन्य विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता था। भाई बलबन के दो बेटे थे,
यहाँ तक बलबन हमने पढ़ा। बलबन के 2 बेटे थे। बलबन से पूछने वाले क्वेश्चंस में इसके बाहर कुछ नहीं आता। बलबन के 2 बेटे थे, एक का नाम था बुगरा खान और एक का नाम था शहजादा मोहम्मद। बलबन के 2 पुत्र थे। नंबर 1 शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, और दूसरा था बुगरा खान। शहजादा मोहम्मद और बुगरा खान इसके 2 पुत्र थे। भाई 1287 में ईस्वी में ही एक और मंगोल आक्रमण होता है। एक मंगोल आक्रमण हुआ 1287 में, और इस मंगोल आक्रमण में शहजादा मोहम्मद जो है वो मारा जाता है। भाई शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन का बड़ा प्यारा पुत्र था, और प्यारा पुत्र होने की वजह से जब उसे पता चला कि शहजादा मोहम्मद मारा गया तो उसको बड़ा वियोग हुआ, बड़ा दुख हुआ, और इसी दुख में तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुत्र वियोग में मरने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। पुत्र वियोग में मरने वाला सुल्तान बलबन। भाई धीरे धीरे क्या हुआ, बलबन का शासन कमजोर हुआ। बलबन के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर पड़ गए, और शहजादा मोहम्मद के मारे जाने के बाद अगला जो शासक है वो बुगरा खान। सबसे पहले बलबन की मृत्यु 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 में। और 1287 इसकी अगर हम कब्र की बात करें तो इसकी जो कब्र है वो महरौली में ही आर्कोलॉजिकल पार्क में। कब्र महरौली तो बलबन की मृत्यु हुई 1287 ईस्वी में, और इसकी कब्र बनाई गई कहाँ पर? महरौली में, आर्कोलॉजिकल पार्क में ही दिल्ली में अवस्थित है इसकी कब्र। और इसके बाद भाई शहजादा मोहम्मद का जो बेटा था कैमुर्श, भाई कैमुर्श शासक बना दिल्ली का, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन कैमुर्श के बाद अगला शासक बना कैकुबाद, और कैकुबाद का ही संरक्षक था मलिक फिरोज। एक बार आप इसे उतार लीजिए। भाई पहले बना कैखुसरो, लेकिन इसकी हत्या करवा दी गई।
इसके बाद बुगरा खान का बेटा कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1287 से 1290। और इसी कैकुबाद का संरक्षक था गाजी मलिक या गाजी मलिक। और कुछ दिन बाद ही गाजी मलिक के द्वारा ही कैकुबाद की भी हत्या करवा दी गई और उसे दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया। और यहीं से समाप्त हुआ कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश यहाँ से समाप्त होता है 1290, गुलाम वंश की समाप्ति। तो यहाँ से हमने कितने शासकों के बारे में पढ़ा गुलाम वंश में? गुलाम वंश में हमने सबसे पहले पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और कुछ छोटे मोटे शासक आए जिसमें हमने बहराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो शासक बना वो था गयासुद्दीन बलबन। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन भारत में बलबन से पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर जो कंटेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर कराया है। ठीक है, तो इस तरह से कैकुबाद 1287 से 1290 और समाप्त हुआ गुलाम वंश। और आगे इसी का संरक्षक गाजी मलिक ही बनेगा गयासुद्दीन। भाई खिलजी वंश की स्थापना करेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ही मलिक, गाजी मलिक, सॉरी। ये था भाई मलिक फिरोज। भाई मलिक फिरोज ही जलालुद्दीन के नाम से अगला शासक बनेगा और अगले वंश की स्थापना करेगा जिसे हमने कहा खिलजी वंश। तो यहीं पर हमारा गुलाम वंश समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम खिलजी वंश करेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखेंगे तो टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जितना भी कंटेंट आपको कराया गया है सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। और आप इसको बार बार देखिए, बार बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हम इन टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकें। और जितनी बार आप इस टॉपिक को देखेंगे, जितनी बार आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको टॉपिक ना सिर्फ अच्छे से याद होगा बल्कि आपको प्रत्येक एग्जाम में ये हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट हम नहीं लिखा रहे हैं, कंटेंट कम है, इतना है कि ताकि आप अच्छे से इसको नोट भी कर सकें और बार बार वीडियो देखने से आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।